चलो बच्चों, एक लेक्चर भेज रहा हूँ मैं। इट इज़ मोस्टली रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सम ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स। इट मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट, भले वो इम्पॉर्टेंट ना हो सकता है उसमें से कुछ एग्जाम में आ जाए, चांस है, बट उसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को वो चीज़ें क्लिक नहीं होती हैं, तो एंड टाइम पर वो रिकॉल हो जाएगा। और बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स के लिए वीडियो बनाया गया है कि वहाँ मार्क्स नहीं काटने चाहिए अपने। तो सबसे पहले चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तुम्हारे को कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे सिग्निफिकेंस पूछे या इम्पोर्टेंस, फीचर्स, है ना, या स्कोप, आपका पहला वर्ड क्या होना चाहिए? दोनों में से कुछ भी, क्योंकि ये पॉइंट पहला होगा हमारा, द टर्म माइक्रो एंड द टर्म मैक्रो। ओके, रिफर्स टू स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, और अगर मैक्रो का आया तो रिफर्स टू ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स लार्ज। ये दोनों टर्म को कॉइन किसने किया है भूलना मत, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। दोनों टर्म को रगनार फ्रिश ओस्लो यूनिवर्सिटी कहाँ पर किया उन्होंने? नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रहे वो, ओस्लो में, 1933 में। क्लियर? हिस्टोरिकल रिव्यू में पढ़ा चुका हूँ, आपको आना चाहिए। अब आ जाइए बच्चों आप लोग कि अगर सब्जेक्ट मैटर पूछा, अगर वो सब्जेक्ट मैटर बोले या स्कोप बोले या थ्योरी बोले, तीनों का ही कंडीशन एक ही है। तीनों में आप चाहे माइक्रो का पूछे या माइक्रो का पूछे, स्कोप ही लिख के आए। ओके, मीनिंग के साथ डेफिनेशन कंपलसरी लिखना है, चाहे लॉन्ग आंसर हो या शॉर्ट आंसर। इंट्रोडक्शन सिर्फ लॉन्ग आंसर में ऐड करेंगे। ओके, 3 थ्योरी है इसमें। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, इसमें ये दोनों टर्म रहना ही चाहिए जब आप लिखेंगे तो। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जिनमें इन चारों का जिक्र होना ही चाहिए, बराबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का, और उनके फैक्टर प्राइसिंग का। वेलफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एफिशिएंसी कैसे अचीव की जाती है? बाय प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, बराबर है ना? ऐसे ही अचीव करोगे आप। 3 प्रकार की एफिशिएंसी अचीव करते हो। पहली होती है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, दूसरी कंजम्पशन, और तीसरी ओवरऑल एफिशिएंसी। प्रोडक्शन की एफिशिएंसी कब आएगी? जब आप मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से, बराबर है यहाँ तक। कंजम्पशन की क्या आएगी? जब बनाए हुए गुड्स को प्रॉपरली, बोलिए, बनाए हुए गुड्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब लोगों तक पहुंचाया जाएगा। क्या बढ़ेगा उससे? उनका टोटल सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या आएगी? जब आप वही बनाएंगे जो लोगों को चाहिए, डिजायर्ड बाय द पीपल। अब ये जो पार्ट है नीचे वाला, ये आपको एग्री और डिसएग्री में काम आएगा। कैसे? कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट डील विथ एग्रीगेट्स और इट हैज अ लिमिटेड स्कोप। तो भाई इट इज बेसिकली डील विथ इंडिविजुअल्स, तो जो आपको मीनिंग इंट्रोडक्शन है वो लिखना है। फिर इट बेसिकली डील्स विथ प्राइस थ्योरी, तो तीनों थ्योरी की हेडिंग्स लिख देनी है 2-2 लाइन में। इट डज नॉट डील विथ एन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट डज नॉट डील विथ एग्रीगेट्स, फिर एग्रीगेट्स के पूरे नाम लिखने हैं, है ना। इट डज नॉट डील विथ नेशनल प्रॉब्लम्स, तो यहाँ नेशनल प्रॉब्लम्स का पूरा जिक्र है। इट डज नॉट डील विथ दिस इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसीज, द थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, द मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज। ये आपको एग्री डिसएग्री में बहुत काम आएगा। ये फीचर्स है, आपको याद है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, प्राइस थ्योरी, ओके, पार्शियल इक्विलिब्रियम भूलना नहीं है, बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर्स, बराबर है ना। बाकी फैक्टर्स को वो क्या अज्यूम करता है? कांस्टेंट है। ये 2 ही फैक्टर एक दूसरे पर क्या रहेंगे? पार्शियल का मतलब क्या होता है? अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी एंड देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे कि कंज्यूमर है तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? प्राइस इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन। मार्केट है तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? व्हेन डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। सो दीज कंज्यूमर एंड मार्केट आर द पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दीज फैक्टर्स आर देयर बिलो वेरिएबल्स जो एक पॉइंट पर मिलेंगे, दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। फिर सर्टेन अजम्पशंस पे बेस्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडीज। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दैट इज सैटरस पैरेबस। परफेक्ट कंपटीशन अपन पढ़ चुके हैं, बहुत सारे सेलर एक ही प्रकार के गुड्स को एक ही प्राइस पर बेचते हैं। लेजेस फेयर, मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल और नो गवर्नमेंट कंट्रोल। प्योर कैपिटलिज्म वही बनाया जा रहा है जो लोगों को चाहिए, और फुल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है। ये भूलना नहीं है ये अजम्पशंस। स्लाइसिंग मेथड, आप पूरे इकोनॉमिक पार्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करोगे और उनको स्टडी करोगे डिटेल में। क्लियर है यहाँ तक, है ना? और ध्यान रखना आप पूरी बात को, आप एग्रीगेट्स की स्टडी नहीं करते हैं, आप इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। इसका मतलब क्या होता है? टोटल में जो चेंज आया एडिशन से, टोटल में जो चेंज आया
एडिशन से पर है। ये जो वेरिएबल है ये दोनों को काम आएगा, प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने में और कंज्यूमर को एक्स्ट्रा कंजम्पशन करने में, बराबर है। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बहुत सारे मार्केट को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक की मदद से समझते हैं। हाउ परफेक्ट मार्केट कैन बी, हाउ प्राइसेस ऑफ परफेक्ट मार्केट कैन बी डिटरमाइंड, हाउ प्राइसेस ऑफ मोनोपोली मार्केट कैन बी डिटरमाइंड, हाउ प्राइसेस ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। आप इसको कंफ्यूज मत होना मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में, प्लीज है। ओलिगोपोली जहाँ पर फ्यू सेलर्स की बात होती है तो प्राइस काफ़ी रिजिड होते हैं, यहाँ पर प्राइस का नॉन प्राइस कंपटीशन है। ये मोनोपोली में ये प्राइस मेकर है, बराबर है ना। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है मोनोपोली में, यहाँ पर यूनिफॉर्म प्राइस है, यहाँ क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, यहाँ पर भी क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं या आइडेंटिकल गुड्स हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे तो नहीं। यहाँ पर है होमोजीनियस गुड्स, यहाँ पर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं। क्लियर है ना, कंफ्यूज नहीं होने का। ये वाला पॉइंट आपको मैं बता चुका हूँ, एग्री डिसएग्री में काम आ जाएगा जब आपको पूछा जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो स्कोप है वो लिमिटेड है या नहीं है। इंपॉर्टेंस अब आपको तो पता ही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, भूलना मत, एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फ्री मार्केट इकोनॉमी की माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको समझाता है कि कैसे एक फ्री मार्केट इकोनॉमी काम करती है। तो पहले आपको बताना व्हाट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहां पर इकोनॉमिक डिसीजंस को अपने हिसाब से लिया जाता है। व्हाट आर द इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, है ना, इंडिविजुअल लेवल पर। यहाँ सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। फॉरेन ट्रेड वही बनाओ जो बाहर से हमको बाहर बेचना है, वही खरीदो जो बाहर से हमको जो जिसकी हमको ज़रूरत है। तो हम लोग उस पर टैरिफ डिसाइड करते हैं, मतलब ड्यूटीज़, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। तो किसी भी प्रोडक्ट पर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होगा, उस पर कितना टैरिफ लगाना है वो डिसाइड किया जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा, डिमांड सप्लाई के हिसाब से, है ना। करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज, जिस कंट्री की करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी डेफिनेटली उस पर एक्सचेंज रेट भी ज़्यादा देना, है ना। क्या प्रॉफिट मिल रहा है किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड से ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, ये सब कैसे डिसाइड होगा, किसकी मदद से होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मॉडल बिल्डिंग एक आपको मदद करता है इकोनॉमिक सिचुएशन को समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन को समझने के लिए। कैसे मदद करता है, बहुत सारे इसने प्रिंसिपल्स और मॉडल्स डेवलप किया है जिससे लोगों को समझे इकोनॉमिक्स कैसे बिहेव करता है। तो बहुत सारे इसमें कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको, अगर एग्जांपल या पार्शियल इक्विलिब्रियम इज वन ऑफ द टर्मिनोलॉजी, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल इज वन ऑफ द टूल, बहुत सारे लॉज बनाए गए। तो ये आपको किसी ने पूछा एग्जांपल के तौर पर आप ये लिख देंगे, ठीक है। बिजनेस डिसीजंस अगर आपको लेना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं, क्योंकि आप वही बनाओगे जो लोगों को चाहिए और आपको प्राइस थ्योरी वही बताता है। To decide the cost of production, to decide the price, how to maximize your output and how to maximize your profit, it helps। एंड गवर्नमेंट के लिए कैसे मददगार होगा, डेफिनेटली डिमांड सप्लाई की बात करते हैं ना, सरकार भी तो प्राइस डिसाइड करती है। जैसे कि टैक्स डिसाइड करेगी, कितना खर्च करना है वो डिसाइड करेगी, किन चीज़ों पर कितना दाम लगाना है वो डिसाइड करेगी। ये सब सरकार की पॉलिसीज को कैसे अचीव किया जाएगा, बाय एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर, कौन सी चीज़ें फ्री में देनी है, ये सब आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स वही बनाओ जो लोगों को चाहिए। अगर आप वही बनाओगे जो लोगों को दोगे तो दो बेनिफिट होंगे, एक आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होगा और उसका बेस्ट एलोकेशन होगा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ईजी है, इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी, डील्स विद द all the aggregates, total employment, national output, income, savings, general price level, trade cycles, business fluctuations। डेफिनेशन कंपलसरी लिखनी है बेटा आप लोगों को, कोई ना कोई डेफिनेशन। इसकी थ्योरी है सेम वही, स्कोप को मैंने 2 वर्ड में बता दिया, सब्जेक्ट मैटर भी हो जाता है और बोलिए थ्योरी भी बोला जाता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हम डिसाइड करते हैं कितना हमारा नेशनल इनकम होना चाहिए, एंड एम्प्लॉयमेंट कितना होना चाहिए, द लेवल,
कितना, फिर किस वजह से उसमें फ्लक्चुएशंस आएंगे, तो वजह कुछ इंटरनल होगी कुछ एक्सटर्नल होगी। फिर हाउ द, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा उसको, जैसे कोई बोलेगा भाई कितनी नेशनल इनकम है तो कैसे बताएंगे, ठीक है, हाउ द एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को कैसे स्टडी किया जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। तो थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन होगा तो ये सब चीज़ें डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगी, रिसेशन होगा तो डिफरेंट तरीके से। जनरल प्राइस लेवल, कैसे प्राइस लेवल्स को डिटरमाइन किया जाता है ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, और उनमें किस वजह से चेंजेस आते हैं। जैसे कोविड इज वन ऑफ द रीजन, कोविड ने पूरे प्राइस लेवल्स को गिरा दिया था, है ना, ठीक है ना। अब या तो उससे इन्फ्लेशन आता है या डिफ्लेशन आता है। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको मदद करता है टू फाइंड आउट कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे काम करता है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यू विल नेवर फाइंड आउट व्हाट इज अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। तो कारण क्या है अंडर डेवलपमेंट और पॉवर्टी की, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको बताएगा, और ये भी बताएगा कि कैसे स्ट्रैटेजीज यूज करके उसको एक्सिलरेट करना है। लास्ट क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नेशनल इनकम को विद द रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स ही समझाएगा। कैसे समझाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको, नेशनल इनकम की स्टडी करवा के, जो हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुका है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स भूलना नहीं है, एग्रीगेट्स के नाम देना है आंसर जब पूछेगा तो। इनकम थ्योरी, यस सर, हाउ इनकम, बोलो, हाउ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव्ड, व्हाट कॉजेज इन देम, क्या उनमें चेंजेस दिए जाते हैं, एंड व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पार्ट ऑफ बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, फ्लक्चुएशंस आएंगे, उससे बिजनेस साइकिल कह रहे हैं, कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन, नेशनल इनकम में चेंज आएगा तो उससे बिजनेस साइकिल में भी चेंज आएगा। नेशनल इनकम बढ़ेगी तो इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम कम होगी तो इट लीड्स टू डिफ्लेशन। ओके, जनरल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज जनरल इक्विलिब्रियम सर, डेफिनेटली व्हेन डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई एंड ऑल वेरिएबल्स ऑन डिपेंड ऑन ईच अदर, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम। मतलब लार्ज एग्रीगेट्स के बिहेवियर को समझना और उनके फंक्शनल रिलेशनशिप। इंटरडिपेंडेंस, एवरी वेरिएबल इज डिपेंड ऑन ईच अदर, चाहे वो इनकम आउटपुट हो, इन्वेस्टमेंट हो। अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, बड़ा इजी एग्जांपल दिया हुआ है, तो लेवल ऑफ इनकम पर भी चेंज आएगा, और लेवल ऑफ इनकम पर भी चेंज आएगा तो दैट लीड्स टू लेवल ऑफ कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग, और अल्टीमेटली इस पे फर्क पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ पर। लंपिंग मेथड है, बहुत ईजी है। अगर आप सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो वो तो छोटे छोटे हिस्सों को समझती है, वो रेदर देन डूइंग इन ए इंडिविजुअल मैनर, वो पूरे के पूरे एक सिस्टम को लेके चलती है, होल इकोनॉमिक सिस्टम को। तो इसलिए प्रोफेसर केनेथ बोल्डिंग का कहना भी है कि इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज, डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। ये फॉरेस्ट की स्टडी करता है, इंडिविजुअल ट्रीज की नहीं। ओके, ग्रोथ मॉडल की बात करता है इकोनॉमिक्स, कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज को, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को ना इंट्रोड्यूस करना है। उसके लिए क्या करेगा वो, बहुत सारे, बोलो, बहुत सारे मॉडल्स आपको पढ़ाएगा। ग्रोथ मॉडल, जैसे मैलोनोबिस मॉडल है, वो 1955-56 में आया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। वो बात करता था कि इंडस्ट्रीज बनाओ ऐसी जो हैवी मशीन्स बनाए, जो मशीनें हमको बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, तो रेदर देन डूइंग दैट क्यों ना हम उस पर ही काम करें, तो हमारा प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जनरल प्राइस लेवल की बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर। ओके, और ये पॉलिसी ओरिएंटेड है। जेएम कीन साहब बोलते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पॉलिसी पे काम करता है, इंडिविजुअल डिसीजन पे, जैसे फिस्कल पॉलिसी होगी, बराबर है ना, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, है ना, और ऐसी पॉलिसीज जो मदद करेंगी टू प्रमोट किन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। किसी ने पूछा एक एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल लिख देना, मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई एंड फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ईजी है इनकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंस है, किस स्टडी करता है, बट इज द फंक्शन ऑफ होल इकोनॉमिक सिस्टम, है ना, वो पूरे एग्रीगेट वेरिएबल्स को समझाता है हमको। ओके, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के बारे में बताता है, किस में, ये 3 चीज़ों में फ्लक्चुएशंस आएंगे, लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है, ये इसका मतलब होता है हाउ सीरियस दे आर, देयर सीरियसनेस। नेशनल इनकम की स्टडी करता है वो,
मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिख रहा है। हाउ नेशनल इनकम्स, हाउ सोशल अकाउंटिंग कैन बी अचीव। अगर हम नेशनल इनकम की स्टडी नहीं करेंगे तो हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एडवांस स्टडीज़, जो आज के ज़माने की जो स्टडीज़ है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो हमें मदद करते हैं ये बताने के लिए कि प्रॉब्लम्स क्या है डेवलपिंग कंट्रीज़ की। अगर हमें प्रॉब्लम्स ही नहीं पता है तो हम कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो डेवलपमेंट ही है ना, क्योंकि ग्रोथ तो एक नेचुरल फिनोमेना है, तो जिंदगी भर चलेगा। सो पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करना है, इनइक्वालिटीज़ को, वेल्थ को इस तरीके से ना डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर कैसे करना है। अरे यार ये क्या हो जाता है, समझ रहे हैं आप लोगों को। मैं ऑब्जेक्टिव ही आ जाऊंगा। पहले चैप्टर में कुछ डाउट थे बच्चों को, इसलिए मैंने आप लोगों को ले लिया। अब मैं ऑब्जेक्टिव ही कराने वाला हूँ। ओके। परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी की अगर परफॉर्मेंस को आपको जानना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से बेटर नहीं है। नेशनल इनकम पता लगाओ, आपको ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस पता चल जाएगा। कैसे पता लगाते हैं हम लोग? कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विद दैट ऑफ अदर पीरियड, एक पीरियड से दूसरे पीरियड को कंपैरिजन करके। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, उनकी वर्किंग को समझना, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उनको समझना, टोटल इनकम कैसे अचीव की जाती है, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव्ड। ओके। एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। फटाफट आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन, एकदम पक्की यहीं से उठा देते ना, 4 पॉइंट बहुत इजी दिए हुए हैं यहाँ पर। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर है ये वाले। मैं एक्चुअली बेसिकली यहाँ पर आया हूँ आइडेंटिफाई कंसेप्ट के लिए। ठीक है। बाकी आप लोगों को आते हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत होती है। अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, समझिए उस बात को। पहला क्वेश्चन बोलता है कि गौरी ने कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन को अबाउट इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। वो क्लियरली बोल रहा है, तो यहाँ इसके दो आंसर हो सकते हैं। तो पहला आंसर तो बहुत ही ईजी होगा, डेफिनेटली इट हैज़ टू बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। ये स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, दोनों में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही एक्सप्लेन करना है। ये हो गया कंसेप्ट, फिर एक्सप्लेनेशन आ जाएगा और आखिरी में अपन छोटा सा एक कंक्लूजन डालते हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड रहता है। दूसरा क्या है, रमेश ने डिसाइड किया कि मुझे पूरे डिसीजन खुद लेना है। अपन लोग पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करता है। शबाना ने पेड किए वेजेस टू वर्कर्स, ये हो गया फैक्टर प्राइसिंग। बराबर है। एग्री डिसएग्री में भाई साहब बता चुका हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। पैराग्राफ में ना लिखते हो, पॉइंट्स में लिखें और अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट चीज़ों को। ओके। यहाँ पर आपको इसके बारे में ज़्यादा बताना है, प्राइस थ्योरी के बारे में, प्राइस प्रोडक्ट फैक्टर थ्योरी ऑफ वेलफेयर, और इसके बारे में सिर्फ आखिरी में बताना है इसे कौन यूज़ करता है। यहाँ पर पूरा लिखना स्लाइसिंग, पहले बताना व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, स्लाइसिंग मेथड क्या काम करती है, स्लाइसिंग मेथड के अलावा और भी 2-3 पॉइंट समझा देना। क्लियर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना क्योंकि पहला पार्ट उसका पूछा हुआ है, जिसका पहला पार्ट होगा उसका एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा होगा। अब आ जाइए अब सेकेंड चैप्टर में, ये समझा हुआ है अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं है अपन लोगों को। जब एक्सप्लेनेशन आता है टीयू और एमयू का, रिमेंबर वन थिंग, एक एक चीज़ आपको लिखना है, ये नहीं छोड़ने, ये हुई ना चीज़ें, ये नहीं छोड़ना है। ओके बच्चों, ठीक है, ये सब लिखना है। और जो आपका टोटल यूटिलिटी होता है ना, वो पहले स्ट्रेट होता है यहाँ पर आके, फिर ऐसे आता है, भूलना नहीं है। बहुत सारे बच्चे एक्सप्लेनेशन पूरा तगड़ा लिखना है जितना दिया हुआ है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए एक्सप्लेनेशन में। लॉ जब पूछेगा ना, लॉ में एक चीज़ आना चाहिए, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। गौर से देखो, जो बुक की बात करता है, जनरल प्रिंसिपल समझा रहा है यहाँ पर लॉ के बारे में। फिर स्टेटमेंट लिखे आपने, अजम्पशंस लिखे, है ना, ठीक है। अदर वर्ड्स भी लिखने का अगर लॉन्ग आंसर में पूछा तो, टेबल, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन में आपको पता है वायलेशंस लिखना ही लिखना है कि कौन सा एक्सेप्शन कौन से वायलेशन को अफेक्ट करता है। बराबर है। और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है लिमिटेशंस, यही कमियां हैं लॉ की। ओके। फिर सिग्निफिकेंस भी है लॉ के, कंज्यूमर के लिए यूजफुल है, कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना है लिमिटेड रिसोर्सेज से,
गवर्नमेंट के लिए कैसे टैक्स पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसी, प्राइस पॉलिसीज फ्रेम करनी है ना, टैक्सेस पॉलिसी बनानी है, मोर ऑन द रिच लेस ऑन द पुअर, कैसे पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज को समझना होगा, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। यूज वैल्यू टॉक्स अबाउट टोटल यूटिलिटी, एक्सचेंज वैल्यू टॉक्स अबाउट, जल्दी बोलिए, मार्जिनल यूटिलिटी। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अब वही खरीदिए जिस बताइए जिसमें उसी चीज़ की हम डिमांड करते हैं जिसमें यूटिलिटी होती है, तो दैट इज़ द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कंज्यूमर वही खरीदेगा जिसमें क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी। ये भूलने का मत, डायरेक्ट पूछेगा तुमसे व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या रिलेशनशिप बताने के लिए बोलेगा किसका, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। ये उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है ना, यहाँ पर ध्यान रखना। फिर यहाँ पर अज्यूम करना है एक यूनिट ऑफ एमयू की वैल्यू ₹10 है, ठीक है, मार्केट प्राइस दे दिया, ये सब अज्यूम करके चलना है। ये टेबल है, आपको ये टेबल उसमें भी आ सकता है केस स्टडी में, ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ओके, एक्सप्लेनेशन आपको भूलना नहीं है, टेबल का तो करना ही है, साथ में एक्सप्लेनेशन। ऐसा क्यों कर रहा है भाई तू एंड टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर? जहाँ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है ना, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ें लिखनी ही लिखनी है। इंट्रा मतलब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है प्राइस के मुकाबले, दोनों इक्वल है, और सेटिस्फेक्शन कम हो चुका है प्राइस के मुकाबले, दैट इज़ एक्स्ट्रा। प्राइस ज़्यादा जा रहा है, सेटिस्फेक्शन कम है, दैट इज़ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। भूलना नहीं है बेटा, बहुत ईजी है ये। अब आ जाइए आप इसके ऑब्जेक्टिव्स में, बहुत ईजी है, मैं आ जाऊँगा डायरेक्ट आइडेंटिफाई, क्योंकि नंबर यहाँ कटते हैं बच्चों के। और जब एक बार ध्यान रखिएगा, जब कंज्यूमर क्वेश्चन आपको पूछा, मान लो फॉर एग्जांपल कि टोटल यूटिलिटी मिनिमम कब होता है, तो आप बोलना जब एमयू मैक्सिमम होता है, बोलना मत। देखो एमयू यहाँ मैक्सिमम होता है तो टीयू यहाँ मिनिमम होता है ना, जब ये मैक्सिमम होगा टीयू यहाँ मिनिमम होगा, फिर यहाँ से वो ऐसे जाता है और टोटल मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे जाती है। पहला है सलमा वाला है, बहुत ईजी है यार। क्या बोलती हैं सलमा आंटी? सलमा आंटी बोलती हैं भाई मैंने स्वेटर खरीदी अपने फादर के लिए विंटर सीजन में, बहुत ईजी है, इसका आंसर आंख बंद करके है टाइम यूटिलिटी। समय था, खरीद लिया। दूसरा, नीलेश ने नीलेश क्या नाम है इसका, ये भाई साहब ने ऑर्नामेंट्स परचेज की अपनी बहन के लिए। इसके 2-3 आंसर हो सकते हैं। अब बहन और यहाँ परचेज आया तो डेफिनेटली इसका एक आंसर होगा पोजीशन यूटिलिटी। उसके बाद में क्योंकि ये ऑर्नामेंट्स की बात करता है, मतलब जेवरात की बात कर रहा है, सो एक्सचेंज वैल्यू मतलब हाई मार्जिनल यूटिलिटी है इसकी। यूज वैल्यू का तो प्रोडक्ट है नहीं, तो वैल्यू इन एक्सचेंज भी हो सकता है। और आप तीसरा हो सकता है उसका सब्जेक्टिव कंसेप्ट, बट आप सब पोजीशन यूटिलिटी याद रखें, वो आंसर हो, या फिर वैल्यू इन एक्सचेंज। कविता, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कविता कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑरेंज टी वन आफ्टर अनदर, और वो क्यों कंज्यूम कर रही है? डेफिनेटली इसके 2 आंसर होंगे, लिख सकते हैं। एक तो कंटिन्यूटी होती है कि कंटिन्यू कंज्यूम कर रही है, और एक टोटल यूटिलिटी हो सकता है ना, कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। चौथा है भूषण बोलता है मैं नहीं खाऊंगा अभी पिक्चर पार्टी के आगे, एक तो ये बात हो रहा है पॉइंट ऑफ सैटिटी की। ललिता जो है वो क्या बोल रही हैं मोहतरमा, ललिता बोल रही हैं कि मैं अपनी वांट को सेटिस्फाई कर रहा हूँ बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक, नोटबुक और पेन को यूज़ करके। इसके 2 आंसर हो सकते हैं, पहला तो होगा यूटिलिटी। अब नोटबुक रखा हुआ है, पेन रखी हुई है, तो कुछ लोग कभी कभी हम इसे टाइम यूटिलिटी भी कह सकते हैं, रखी हुई चीज़ को यूज़ करना, बट यूटिलिटी प्रेफर करेंगे आप लोग आंसर लिखते टाइम। ये तो आप लोगों को पता है कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ करते आता है आप लोगों को। इसमें क्वेश्चन आया अगर देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, या देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, और देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, तो आपको तो डायरेक्ट तो होती नहीं, इनवर्स होती है। टेबल मीनिंग डेफिनेशन सब बनाना है, टेबल ग्राफ सब बनाना है, भूलना नहीं है। मर जाओ रे, समझ रहे हैं आप लोगों को? जो डाउट आ रहे हैं आई होप वो जा रहे होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके बच्चों, नॉलेज यूटिलिटी क्वेश्चन आया तो क्या होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का जिक्र किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्लेस यूटिलिटी होगा तो इधर से उधर सामान को ले जाया जा रहा होगा, फॉर्म यूटिलिटी होगा तो कोई ना कोई चीज़ में चेंज लाया जा रहा होगा। डिमांड एनालिसिस आ गया भाई साहब,
आपको तो पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिटेलिंग वाला चैप्टर है और इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको तो पता है डिज़ायर की मीनिंग यहाँ लिखी हुई है, हम पढ़ चुके हैं, भूलना नहीं है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये इतनी घटिया टेक्नोलॉजी है। मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी है बट आज पता नहीं थोड़ा टिच्चू मार रही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा पहले मैं फटाफट आपको ऑब्जेक्टिव्स में ले आता हूँ। लॉ भी पूछेगा इसमें, वाई डिटरमिन पूछा तो पूरा लिखने का, पूरे टाइप्स ऑफ डिमांड बोला तो पूरा लिखने का। और इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वाई डिमांड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये 4 रीज़न लिखने का है कि डीएमयू का इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है ना, और लास्ट क्या है, मल्टीपर्पज यूजेस होते हैं उसके, कंपोजिट डिमांड। एक और है न्यू कंज्यूमर, पूछ सकता है वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, क्यों डिमांड कर लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो भाई ये रीज़न है, एमयू है इसलिए कंज्यूम कर रहा हूँ, सिर्फ सस्ते होने पर कंज्यूम नहीं करूँगा। पैसा है इसलिए कंज्यूम कर रहा हूँ, सिर्फ सस्ते होने पर कंज्यूम नहीं करूँगा। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, बड़ी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जो मैं खरीदने गया था उसके मुकाबले सस्ता निकल गया तो मैं इसे कंज्यूम कर रहा हूँ। मल्टीपर्पज यूज है, प्राइस कम होने पर यूजेस बढ़ जाएंगे। न्यू कंज्यूमर है भैया, तो प्राइस कम करके बेचा जा रहा है। ये तो पढ़ लिया ना, मार्केट डिमांड शेड्यूल्स और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पे क्वेश्चन आ सकता है। टेबल ग्राफ दोनों बनाएं, टेबल ग्राफ दोनों बनाएं। डिमांड पे क्वेश्चन आया तो ये कंपलसरी लिखना है, उसकी डेफिनेशन और ये उसके जो फीचर्स हैं, रिलेटिव कंसेप्ट है, टाइम और प्राइस से उसका हमेशा रिलेशन होता है, भूलना नहीं है। अगर लॉ पूछा आपको, टाइप्स आपको पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसका ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल डिमांड, डेराइव डिमांड, भूलना नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जॉइंट डिमांड, ओके। रिलेशनशिप कैसा है, प्राइस से इन्वर्स है ना। यहाँ पर कंपोजिट डिमांड मतलब मल्टीपर्पज यूजेस, यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक चीज़ महंगी होगी दूसरे का डिमांड बढ़ेगी। डिटरमिनेंट्स को फैक्टर्स भी बोला जाता है, जितने पूछेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम लिखना। लॉन्ग आंसर आए तो पूरे लिखना, एग्री डिसएग्री आया तो एटलीस्ट 6 लिख के आना। लॉ ऑफ डिमांड में देखो पूरा डिवाइडेड है, इंट्रोडक्शन अलग है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ अलग दिया हुआ है, अदर वर्ड्स अलग दिया हुआ है, फिर यहाँ फंक्शनल रिलेशनशिप का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, फिर स्टेटमेंट्स के बाद में डेफिनेटली उन्होंने, अगर 8 नंबर चाहिए तो पूरा लिखना पड़ेगा। टेबल ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। अरे यार क्यों कर रहा है भाई ऐसा, बच्चों की एग्ज़ाम है। सॉरी बच्चों, सॉरी। ठीक है, टेबल ग्राफ बनाना है, भूलना नहीं है, एक्सप्लेनेशन पक्का होना चाहिए टेबल का के। ये लाइंस कंफर्म होनी चाहिए कि सर एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड जा रहा है और लेफ्ट टू राइट जाएगा। ये आपको पक्का एक्सप्लेनेशन देना है, पक्का यही वर्ड्स होने चाहिए। ओके, एक्सेप्शन में ये लिखना ज़रूर, हाँ, कि कंज्यूमर ज़्यादा खरीदेगा प्राइस बढ़ने पर, कम खरीदेगा प्राइस कम होने पर, और उसका डायग्राम ज़रूर बनाने का। और सबसे पहला वो बोले या ना बोले, चाहे लॉन्ग आंसर हो एग्री डिसएग्री, डायग्राम बनाना है और गिवन गुड्स को सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। गिवन गुड्स वो गुड्स जिनका प्राइस कम होने पर भी डिमांड नहीं बढ़ती है ना। तो कुछ इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनका कौन सा इफेक्ट होता है, बोलो नेगेटिव इनकम इफेक्ट, भूलना मत। इन्फीरियर गुड्स का कैसा इफेक्ट होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इनकम बढ़ने पर डिमांड कम होती है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको कौन से गुड्स है जिनका नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, इन्फीरियर गुड्स। तो सुपीरियर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। प्रेस्टीज गुड्स, दिखावे वाले स्टेटस सिंबल, स्पेकुलेशन, है ना, आप अज्यूम कर रहे हैं आगे जाके प्राइस कम होंगे ज़्यादा होंगे, प्राइस इल्यूजन, सस्ता है तो ख़राब है, महंगा तो बेटर है, इग्नोरेंस, है ना, हैबिचुअल गुड्स। ओके बच्चों, वेरिएशन प्राइस की वजह से चेंज, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, नहीं प्लीज़ मत गड़बड़ करना। हाँ, डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट आ रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है ऑन दी सेम डिमांड कर्व, सॉरी स्लोप में चेंज आ रहा है ऑन दी सेम डिमांड कर्व, याद रखना। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, स्लोप में मूवमेंट हो रहा है, शिफ्टिंग नहीं हो रही। शिफ्टिंग होती है चेंज में, शिफ्टिंग होती है चेंज में, राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, फेवरेबल चेंजेस और अनफेवरेबल चेंजेस। ये वर्ड मत भूलना, ये वर्ड मत भूलना। और जहाँ डायग्राम्स है वहाँ डायग्राम्स बनाना। ओके, इनके क्वेश्चन में रहते हैं बच्चों। बड़ा इसमें कुछ दिया है क्या हम लोगों के काम की चीज़, ये आया तो आपको तो बनाते आ जाना चाहिए। पहले आपको टेबल दोबारा बनाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आया तो, ठीक है, और बराबर शेड्यूल वेड्यूल बनाओ, डायग्राम बनाओ अच्छे से। यहाँ पर अगर क्वेश्चन आया, वहाँ भी चकना मत। तो राइट वर्ड शिफ्ट है, हाँ जी जाएगा,
राइट फॉर शिफ्ट है तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट फॉर शिफ्ट है तो डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, और कहाँ पर होता है चेंज इन डिमांड। ये उल्टा भी पूछ सकता है एग्जाम में वेरिएशन को लेकर, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, एग्जाम में वो तुमको टेबल लॉ अलग से, टेबल और ग्राफ अलग से नहीं बोलेगा, तुमको बनाना है इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट के साथ में। ये आगे इलास्टिसिटी भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत 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 दुनिया के क्वेश्चन आ जाए इसमें से, सबसे पहले आपको ये 2 पैराग्राफ लिखने ही लिखना है, दुनिया के क्वेश्चन आ जाए इसमें से, है ना। इनकम इलास्टिसिटी में कुछ भी पूछे तुमको यू शुड नो की तीनों चीज़ें बनानी ही बनानी है। ये फॉर्मूले के ऊपर एक्सप्लेन करना ही करना है। क्रॉस इलास्टिसिटी में फॉर्मूले और ये दोनों चीज़ें, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इन सब्स्टिट्यूट, नेगेटिव में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और प्राइस इलास्टिसिटी पूछा तो आपको तो पता है इसके 5 टाइप्स है, भूलना नहीं है। ओके बच्चों, मगर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पूछेगा तो प्राइस इलास्टिसिटी पूरा एक्सप्लेन करना, और 5 टाइप्स की सिर्फ हेडिंग दे देना। क्रॉस इनकम में वो तीनों के बारे में जरूर लिखना। नेग्लिजिबल चेंज, इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जरूर बताना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल, प्रोपोर्शनेट चेंजेस, फ्लैटर कर्व और स्टीपर कर्व। मेथड्स पूछा जा सकता है, भूलना मत। मेथड्स आ सकते, रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, बोलिए परसेंटेज मेथड एंड अरिथमेटिक मेथड, डायग्राम टेबल भी बनाने का, पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन करने का विद एग्जांपल, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो एक्सपेंडिचर नए और पुराने एक्सपेंडिचर को, नए और पुराने एक्सपेंडिचर को कंपेयर करता है, नए प्राइस पर और पुराने प्राइस पर जो आपने खर्च किया, डिमांड की बात नहीं करता है वो, ठीक है। फॉर्मूला जरूर लिखने का है, 3 कंडीशन दी हुई है, तीनों लिखने की है। लीनियर नॉन लीनियर बोले या ना बोले बनाओ साले को, काय में ज्योमेट्रिक में, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में, बोले या ना बोले दोनों बनाओ। ये लॉन्ग आंसर में आ सकता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी डिमांड, है ना। पूरे फैक्टर्स लिखने का, नेचर ऑफ कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, नंबर ऑफ यूजेस, हैबिट्स, ड्यूरेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, है ना, इनकम ऑफ कंज्यूमर, अर्जेंसी ऑफ नीड्स एंड टाइम पीरियड। इंपॉर्टेंस बहुत बहुत चांस है, जेएम कीन्स का जिक्र किया है इसमें कि ये लॉन्ग आंसर का एक पार्ट है, ये पूछा जा सकता है या शॉर्ट आंसर में। पब्लिक यूटिलिटीज़ में डायग्राम कुछ बहुत सारे तो मैंने एग्जांपल्स आप लोग करवाए हैं, वो एग्जांपल्स आप लोग ज़रूर कोट करें। जैसे यहाँ पर मैंने रेलवे का एग्जांपल दिया है, आरबीआई का एग्जांपल दिया है पब्लिक यूटिलिटीज़ में। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन है कि हम देख लेते हैं। असर्शन रीजनिंग, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का बेटा, बिल्कुल भी नहीं होने का कंफ्यूज आप लोग, ठीक है। कब बच्चे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या बोल रहा है, आपको लगेगा यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल नहीं, सब इजी होने वाला है अपने लिए पूरा का पूरा। मैं आप लोगों को समझाता हूँ असर्शन रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन समझना मेरा प्लीज। पहला क्वेश्चन बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक्सप्लेन करता है कैसे वन वेरिएबल इन्फ्लुएंस करता है बाय अनदर वेरिएबल। ओके ठीक है ना, सही तो है, जैसे कि प्राइस, इनकम, डिमांड को। और इसकी रीजनिंग क्या बोल रही है, द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड चेंजेस इन अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड। तो सिंपल सा फंडा है ना, वो तो यहाँ बोलता है एक वेरिएबल, यहाँ एक वेरिएबल को एक्सप्लेन कर दिया, मतलब दोनों ट्रू है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक, क्लियर है। इसी को एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हो, तो रट के मत जाना। ओके, फिर दूसरा बोल रहा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी। ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, दूसरी कमोडिटी के प्राइस की वजह से। फिर यहाँ इनकम की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट सही तो लग रहे हैं, स्टेटमेंट में तो कोई गड़बड़ दिख नहीं रही है भाई साहब, बराबर है, बट वो के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फोर्थ आंसर होगा। फिर तीसरा क्या बोलता है कि भाई साहब जो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है वो लेस होती है रिलेटिव इलास्टिक में। ठीक है, स्टेटमेंट कहीं हद तक हमको सही लग रहा है। और बोलता है चेंज इन डिमांड इज लेस देन इन चेंज इन प्राइस, एक्सप्लेन कर दिया उसने, तो ये आ जाएगा थर्ड। सही है, क्लियर हो गई, खत्म हो गई बात यार। और ये डिफरेंस बिटवीन आते हैं, इसमें भूलने का नहीं। ठीक है, वापस से इसने अपनी औकात दिखा दिया। तो आप लोगों को समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस कैसे करना है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली आपको आइडेंटिफाई के लिए और असर्शन रीजनिंग के लिए बेसिकली आया हूँ आज समझाने के लिए। ओके, तो और हार्डली 10 मिनट लूंगा, पूरा आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। फटाफट जाते हैं हम लोग, फट। थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, 3B हो गया, जो बताते जा रहा है वो लिखते जाइए कॉपी में, एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे लिखना है ना।
फोर्थ आ गया सप्लाई आ गया। सप्लाई आपको पता है शेड्यूल्स बोलेगा तो शेड्यूल्स बनाने हैं। स्टॉक सप्लाई का डिफरेंस बिटवीन मैं आप लोगों को लिखा चुका हूँ, क्वेश्चन आ सकता है एग्री डिसएग्री में भी। सप्लाई उस तरीके से, इस तरीके से डिमांड, कुछ भी पूछे सप्लाई कर्व बनाना ही बनाना है, बनाना ही बनाना है, चाहे एग्री डिसएग्री और लॉन्ग आंसर हो। लेबर सप्लाई कर्व का क्वेश्चन आएगा, टेबल ग्राफ बनाना ही बनाना है, बनाना ही बनाना है और एक्सप्लेन करना ही करना है। नंबर ऑफ आवर्स इधर आएगा, भूलना नहीं है। वेरिएशन में प्राइस की बात होगी है और चेंज में अदर फैक्टर्स की बात होगी। और जो सप्लाई के अदर फैक्टर्स होंगे मेरे भाई मेरे बच्चों, वो डिमांड वाले मत लेना। यहाँ इनपुट की बात हो रही है, टैक्स की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, नेचुरल कंडीशन की बात होगी, वर्कर्स की बात होगी। डिक्रीज में वन फेवरेबल चेंजेस आएंगे और वो इंक्रीज में फेवरेबल चेंजेस आएंगे और शिफ्टिंग की बात होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है कि कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड जो कॉस्ट कंसेप्ट है, इसके डिफरेंस बिटवीन इसके शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स आ सकते हैं एग्जाम में। फॉर्मूला नहीं भूलने का है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसकी बात होती है, जो इनपुट पर लगता है, पूरे इनपुट पर टोटल कॉस्ट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग बियर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, TFC और TVC का कॉम्बिनेशन है। टोटल फिक्स कॉस्ट जो 0 यूनिट पर लगेगा और वेरिएबल जो आउटपुट के साथ बढ़ता है। क्लियर है। एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, एग्जाम्पल कंपलसरी आपको एक्सप्लेन करना होगा। मार्जिनल कॉस्ट जो नए यूनिट पर और पुराने यूनिट के बीच का डिफरेंस है वो निकालेंगे हम लोग। NH-1 एग्जाम्पल कंपलसरी करना होगा। टोटल रेवेन्यू जो कितने प्राइस पर आपने कितना माल बेचा, कितने प्राइस पर आपने कितना माल बेचा, आपको कितनी इनकम हुई, है ना, फॉर्मूले के साथ। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आपने जो अर्न किया है और तो कितनी क्वांटिटी पर अर्न किया है तो आपका एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। और नया रेवेन्यू, पुराने रेवेन्यू, नई यूनिट का रेवेन्यू और पुरानी यूनिट के रेवेन्यू को कंपैरिजन करके तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। एडिशनल रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग एडिशनल यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछेगा तो अलग से टेबल बनाओ, पहले इसको फिलअप करो, अलग से बनाना और ये शेड्यूल कंप्लीट करने का है। ओके बच्चों, यहाँ पर भी पहले अलग से टेबल बनाओ, पूरा फिलअप करो और फिर कंप्लीट करने का है। और एक बात है ना, अगर मार्केट सप्लाई में अगर आपको से लगता है कि मार्केट सप्लाई कम हो रहा है, होता है ना 150, तो वो कम होगा तो ऐसे भी जा सकता है डायग्राम। सॉरी, ओके, डिमांड का हो गया है तो वो ऐसे जाएगा ना, बढ़ते बढ़ते रोटीज कम हो जाती है वो ऐसे हो जाती है, भूलना मत। तो अपन आ जाते हैं फटाक से आगे वाले चैप्टर पे। कुछ है क्या, मार्केट के जिक्र करते हैं। मार्केट में भैया क्लियरली बता दे रहा हूँ मैं, कहीं पर भी डाउट मत लेना, कहीं पर भी डाउट मत लेना। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन पूछा, देखो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस पूछेगा तो क्लियरली यही लिखना है। टाइम पूछा तो ये चारों, और कंफ्यूज मत होना भाई। वेरी शॉर्ट पीरियड जहाँ सप्लाई फिक्स है, प्राइस डिमांड डिसाइड करेगी। फ्यू डेज फ्यू वीक्स कमोडिटी को सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। लेस देन 1 ईयर की बात करता है, कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि लेबर में सप्लाई को आप हल्का सा बढ़ा सकते हो लेबर को बढ़ा के। लॉन्ग पीरियड में आप दोनों फैक्टर्स को इजीली चेंज कर सकते हो। ठीक है, फ्यू ईयर्स की बात करता है, 5 ईयर्स तक की बात करता है, भूलना नहीं है। वेरी लॉन्ग पीरियड बात करता है, मोर देन 5 ईयर्स ही है, और यहाँ पर हर इनपुट ही वेरिएबल है। ओके, कंफ्यूज नहीं होने का। कंपटीशन, परफेक्ट मार्केट इमेजिनरी आइडियल कंसेप्ट है जहाँ पर सबका आउटपुट परफेक्टली इलास्टिक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, भूलना नहीं, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल वर्ड नहीं आएगा, होमोजीनियस वर्ड ही आएगा। लार्ज नंबर ऑफ सेलर, भूलना नहीं है। मोनोपोलिस्टिक में फेयरली लार्ज है, फेयरली लार्ज, यहाँ पर लार्ज है। ओके, प्राइस डिटर्मिनेशन पूछेगा, इस पैराग्राफ की अहमियत बढ़ जाएगी। यहाँ पर उसने एक पूरा कंपैरिजन दिया है कि जैसे कपड़े को काटने के लिए कैंची के दोनों हिस्सों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही प्राइस निकालने के लिए डिमांड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, और ये कंपलसरी लिखना, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। मोनोपोली, सिंगल सेलर, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। चैम्बरलिन की डेफिनेशन लिखना है, विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सिंगल सेलर है, बिल्कुल है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। एग्जांपल डालो RBI का, मैगी का एग्जांपल डालो। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है एग्जांपल्स, तो डालो, रेलवे का एग्जांपल डालो। ओके, एग्जांपल्स डालने की पूरी कोशिश करो बच्चों। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है यार, काम आ जाएगा तुम लोगों को रिविजन के लिए। बैरियर्स, लीगल बैरियर्स, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, है ना, नेचुरल बैरियर्स, जैसे आईफोन ने टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स लगा के रखा है, और नेचुरल बैरियर्स में अरब कंट्रीज आ गई, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एग्जांपल डालो, रेलवे के, RBI के, सॉरी टैक्सेशंस के डालो, सरकार के, मोर ऑन द रिच लेस ऑन द पुअर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की डालिए। फॉर्म भी वही है, इंडस्ट्री भी, बनाने वाला भी वही, बेचने वाला भी वही। ये बहुत ईजी है, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, भूलना नहीं है। ओके, OPEC का एग्जांपल डालो वॉलंटरी मोनोपोली में। डिस्क्रिमिनेशन, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, रेलवे बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। लीगल मोनोपोली में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स।
ओलिजोपोली, अब देखो ढूंढो इधर, पूरा ढूंढो ढूंढो वर्ड ढूंढो। सर ये बात करता है या तो यहाँ पर होमोजीनियस गुड्स बनाए जाएंगे एक जैसे, या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ओके, ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा। फ्यू सेलर्स है, सबकी अपनी डोमिनेंस है मार्केट में, सबका कंसिडरेबल कंट्रोल है, ये वर्ड याद रखना। एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, कोई भी एक्शन लेने से पहले एक दूसरे को ज़रूर देखते हैं, जैसे कि प्राइस चेंज करने के पहले। एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं, तो एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट होता है, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट होता है, जो लार्ज पार्ट इनको कवर करने में मदद करता है। एंट्री बैरियर्स है, बिल्कुल है। अच्छा, एग्जिट कर सकते हो आप, बट एंट्री बैरियर्स में, क्योंकि लाइसेंस लगता है, पेटेंट्स लगता है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, लाइक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, क्योंकि कुछ फर्म बहुत बड़ी हैं, कुछ फर्म बहुत छोटी हैं, इस तरीके से लाइक ऑफ एक जैसे नहीं है। और अनसर्टिनिटी है, मतलब डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स है, कोई साथ में मिलकर काम कर लेता है, कोई अलग कर, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कोट करने का उसको। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ये रियलिस्टिक मार्केट है, ये कॉम्बिनेशन है परफेक्ट मार्केट और मोनोपोली के बेस्ट फीचर्स का, है ना। इनको चैम्बरलिन साहब ने अपने बुक में इंट्रोड्यूस किया 1933 में, जहाँ पर परफेक्ट तो नहीं बट क्लोज सब्स्टिट्यूट बचे जाते हैं। फेयर वर्ड मत बोला, फेयरली लार्ज नंबर, तो कोई भी वन ऑफ द सेलर मार्केट को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। फेयरली नंबर बायर, कोई भी इंडिविजुअल बायर मार्केट को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैसे यहाँ प्रोडक्ट को अलग किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, पूरा का पूरा आपको ये उठा के डाल देना है, पैकेजिंग से, शेप से, क्वालिटी से, कंटेनर से, डिज़ाइन से, है ना। क्लियर है ये वाला पैराग्राफ पूरा। सेलिंग, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, प्रॉफिट नहीं हो रहा है छोड़ दो, प्रॉफिट हो रहा है आ जाओ मार्केट में। सेलिंग कॉस्ट, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपलसरी पॉइंट लिखना ही होगा। अगर आपको अपनी सेल्स को बढ़ाना है तो आपको कुछ कॉस्ट बियर करने होंगे, जैसे कि वो कॉस्ट क्या होंगे, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। रेडियो की स्पेलिंग बहुत घटिया है, मत लिखना इस तरीके से। टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट, होर्डिंग, एग्जीबिशन, विंडो डिस्प्ले, फ्री गिफ्ट्स, फ्री सैंपल्स, और आजकल तो इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजमेंट भी होता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट से नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन मार्केट बोला जाता है यहाँ पर। और कंसेप्ट ऑफ ग्रुप चैम्बरलिन साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, अब एक जगह पर मिलकर काम कर लो, कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा, है ना, कब के खर्चे बच जाएंगे। यहाँ पर कहीं पर कुछ अपने काम का है क्या, तो ये तो बाकी तो इजी हैं तुम्हारे लिए। जहाँ पर फ्यू सेलर्स हैं वो ओलिजोपोली है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करता है वो क्या होगा, सोचो सर। डेफिनेटली बताइए, बोलो। इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, मार्केट इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। ओके, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को कई बार। जैसे आइडेंटिकल प्रोडक्ट मतलब एक जैसे, तो नंबर ऑफ फॉर्म्स है, तो वो किसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर इंडस्ट्री होगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली भी बोल सकते हैं आप, बट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। ओके, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और फोर्थ वाले में ना कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूज मत होना, मोनोपोलिस्टिक भी लिख सकते हो तुम। आइडेंटिकल प्रोडक्ट एक जैसे हैं बट परफेक्ट नहीं है, इंडस्ट्री और मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ये तो तुम लोग कर लोगे, डायग्राम वाइग्राम अच्छे से बनाना। इंडेक्स नंबर बहुत अच्छे से वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से रेफरेंस ले लेने, वहाँ से रेफरेंस ले लेने का बच्चों, कंफ्यूज होने का है। इसके ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व कर लिए आप लोगों ने, बताइए मुझे फटाफट। बहुत इजी है यार, यहाँ तो पूरी लिमिटेशन छाप देनी है। हाँ भैया, विदाउट बेस ईयर भैया कर ही नहीं सकते, तो यहाँ इंडेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन लिखो, मीनिंग लिखो, डेफिनेशन लिखो, और बेस ईयर वाला पॉइंट पर उठा के डाल दो, करंट ईयर बेस ईयर वाला। डिफरेंस बिटवीन देख लेना, बहुत ईजी है इनके डिफरेंस बिटवीन, है ना। ओके, बोलिए। अब ब्रेक ले रहा हूँ 2 सेकंड का। चलो बोलते चलो आंसर्स, कुछ तुम लोगों को डाउट आ रहे हैं क्या यहाँ पर। पहले वाला क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट बोल रहा है इंडेक्स नंबर से। सर इनकरेक्ट जो है डेफिनेटली जोग्राफिकल टूल है क्या, बिल्कुल है सर। इनकरेक्ट बोल रहा है, नहीं इनकरेक्ट बोल रहा है ना, तो
क्रिप्टोग्राफिकल टूल तो है। एयर प्रेशर को मेजर करेगा क्या? अच्छा। इंडेक्स नंबर मेजर रिलेटिव चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल एंड इंडेक्स नंबर स्पेशलाइज एवरेज। इसका आंसर कहाँ से ढूंढेंगे हम लोग? देखते कहीं बात कर रहा है क्या। यहाँ गए पीछे, और पीछे जाके अपने ढूंढा इसके फीचर्स वाले पॉइंट पर। स्पेशल एवरेज की बात कर रहा है क्या? बिल्कुल बात कर रहा है। वेरिएबल्स की बात कर रहा है क्या? बिल्कुल बात कर रहा है। ओके, आई थिंक इट हैज टू बी ए एंड बी। आंसर उसका ये सी होना चाहिए, लाइक आई थिंक इट हैज टू बी ए एंड बी। ये होना चाहिए सेकंड। इनकरेक्ट बोल रहा है ना। सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं ना, कि सिग्निफिकेंस कौन सा है। सिग्निफिकेंस ये है, बिल्कुल है। फ्यूचर प्रोडिक्शंस ये भी है। सूटेबल पॉलिसीज भी बनाता है। ये तो नहीं पढ़े अपन ने, तो इसके बारे में नहीं है। ए बी सी आंसर होगा उसका। वेटेड इंडेक्स की बात कर रहा है। नहीं, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस तो नहीं देते हैं अपन। वेट टू वेरियस कम्युनिटी तो है, सबको डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्वांटिटीज आर यूज्ड, हाँ कभी कभी हम क्वांटिटी को भी वजन दे देते हैं, मतलब फोकस कर लेते हैं। बिल्कुल, लैश प्रेस और इसकी मेथड, तो बी सी डी आंसर होगा इसका। लाइक ये लिमिटेशंस की बात कर रहा है। हाँ, कंप्लीटली रिलायबल तो नहीं है, ये भी सही है। बायस हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा। क्वालिटी की बात नहीं करते हैं, तो ए बी सी डी आ जाना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो भूलो मत ऑब्जेक्टिव्स। ये लास्ट पढ़ा दे रहा हूँ मैं, क्या, नेशनल इनकम के बारे में, और एक लास्ट चैप्टर और। नेशनल इनकम की बात कर लेते हैं। नेशनल इनकम में जो ये क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज होता है बच्चों को थोड़ा सा, बट बहुत इजी। पहला वाला बोल रहा है मंथली पेंशन मिल रही, तो ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट की जिक्र बात हो रही है। यहाँ पर पेंशन की जगह अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस भी आ सकते हैं, स्कॉलरशिप आ सकती है, जब भी आंसर ट्रांसफर पेमेंट ही होगा। ट्रांसफर इनकम भी बोल सकते हो, और एक्सप्लेन करना कि सरकार का खर्चा और हमारी रिसीव्ड इनकम है। ओके, हमारी रिसीव्ड इनकम है। ओके, हमारी रिसीव्ड इनकम है। दूसरा, वीरू भाई ने क्या किया, 100 किलो अलग कर लिया अपनी फैमिली के लिए। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन पूरा लिखना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। शीतल ने परचेज किया फलाना ढमकाना को। शीतल ने क्या किया, बेकरी से वीट निकाला, अच्छा फ्लोर निकाला, फ्लोर मिल से। ये इंटरमीडिएट गुड्स आ जाएगा इसका आंसर। इंटरमीडिएट गुड्स जो फिनिश गुड्स में इंक्लूड रहता है। ये मैडम जो है ये डेटा कलेक्ट कर रही हैं ऑल अबाउट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितने बनाए गए। शोभा जी की बात हो रही है ना यहाँ पर। नेशनल इनकम आंसर है इसका, आँख बंद करके। और लास्ट में क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसका हाँ, स्टॉक इतना बचा था जिसमें 200 पे इनको भी इंक्लूड करें। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। लॉन्ग आंसर में नेशनल इनकम में बहुत चांस है आने का, आ सकता है। तुमको सिग्निफिकेंस एक बात करियो। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी माय फेवरेट टॉपिक, भूलने का नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट, इलीगल इनकम, अनपेड सर्विसेज, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्या हो गया, अरे मत कर भाई, बंद मत हो, एक सेकंड रुको। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रह गया। हाँ, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म इसे इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो इंडिया में काम कर रही है। ज़रूर लिखना क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा, वो ज़रूर लिखने का है। ये अनपेड सर्विसेज नहीं इंक्लूड होती हैं, इलीगल इनकम नहीं इंक्लूड होती हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं इंक्लूड होती हैं। प्राइस लेवल को इंक्लूड करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कभी कभी प्राइस लेवल बढ़ तो रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, वाइस वर्सा। डिफिकल्ट वर्ड भी याद रखना, कि डिफिकल्ट वर्ड भी है।
वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते गवर्नमेंट सर्विसेज की। CSO को जिम्मेदारी दी गई है टू कैलकुलेट। हाँ, अभी मेथड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो बात करता है कि जो नेशनल इनकम है, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट की जा रही है, उसे हम कैसे कैलकुलेट, नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है जितना भी खर्चा किया जा रहा है किसके द्वारा, सबको ऐड कर लो, है ना। कब किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर ईयर में, उसको ऐड कर लीजिए। कहाँ किया जा रहा है, या तो कुछ लोग कंज्यूमर गुड्स पर कर रहे हैं, कुछ लोग कैपिटल गुड्स पर कर रहे हैं, मशीन्स पर जैसे, और सबको ऐड करने पर आपको जो खर्चा मिलेगा वो एक्सपेंडिचर मेथड शो करेगा नेशनल इनकम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, उसको हमने डिवाइड कर लिया। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसको नाम दे दिया हमने C, इन्वेस्टमेंट को नाम दे दिया I, और सरकार खर्चा करती है सोसाइटी पर वो आपका गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है ना। और ये आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया, रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स हो गई। तो C बात करता है हाउस होल्ड जो खर्चा करेंगे नॉन ड्यूरेबल गुड्स पर, जैसे फूड इमीडिएटली जो कंज्यूम किए जाते हैं, ड्यूरेबल गुड्स जैसे कार्ड, कंप्यूटर, टेलीविजन जो लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ किए जाएंगे। एंड सर्विसेज जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट बिजनेसेस किए जाएंगे, रिप्लेसमेंट, रिन्यूएबल्स एंड न्यू इन्वेस्टमेंट आए, इसको नेट इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन सरकार के द्वारा किया हुआ खर्चा। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सरकार को करने ही करने, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ। खर्चे ऐसे हैं जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है, जो कंट्रीब्यूट करता है रोजगार में। समझ में आ रहा है। और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये भी तो एक प्रकार इम्पोर्ट खर्चा है ना, इम्पोर्ट को माइनस करते हैं। ये मैं मर जाऊंगा, मैं क्यों कर रही तुम मेरे साथ ऐसा, वाई यू आर डूइंग विथ मी। मेरे बच्चों का एग्जाम है कल, बच्चों सॉरी फॉर द दिक्कत से ले लेते हैं अपन। आजा भाई, आजा 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 आजा। ये आ गए अपन नेशनल इनकम में वापस। इंपोर्ट हमारा खर्चा है इसलिए उसको माइनस कर देते हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है। हमको तो इनकम देखनी है ना। नेट रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब कितना पैसा हमने कमाया, पेमेंट हमने कितना दिया, उसको भी हमको माइनस करके देखना है। अब इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो खर्चे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कौन से खर्चे लेंगे, तो जो खर्चे हमने काय में किए, इंटरमीडिएट गुड्स में, गुड्स बनाने में जो मदद की है गुड्स को, इनपुट्स में, एंड सर्विस को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, डबल काउंटिंग ना हो जाए। जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ली इनपुट को लाने में, तो उसे इग्नोर किया जाएगा। सेकेंड हैंड गुड्स की जो एक्सपेंडिचर होती है, क्योंकि वो गुड्स तो ऑलरेडी अपने प्रोडक्शन ईयर में ऐड हो चुका है, तो दोबारा उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगी, वो भी डबल काउंटिंग हो जाएगी। करेंटली प्रोड्यूस गुड्स नहीं है, वो ऑलरेडी एडेड है। ट्रांसफर पेमेंट में जो खर्चा किया पेंशन में, स्कॉलरशिप में, वो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अब समझ में आ रहा है। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कैसे पढ़ेंगे इसको, तो हेडिंग से याद रखो, इंटरमीडिएट गुड्स का खर्चा नहीं इंक्लूड करना है, सेकेंड हैंड गुड्स का खर्चा नहीं इंक्लूड करना है, ट्रांसफर पेमेंट से इंक्लूड नहीं करना है, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि आप ऑलरेडी खरीद चुके हो ना, तो ये तो एक ही शेयर्स को, बॉन्ड्स को बार बार बेचा जा रहा है, तो उससे भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फ्लो ऑफ गुड्स में ऐड नहीं कर रहा है। ये सब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है जो ऑलरेडी किया जा चुका है। टैक्स डिडक्ट करेंगे, खर्चा है ना हमारा, डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो खर्चा होता है इंक्लूड किया जाएगा C+I+G के रूप में। जब टैक्स माइनस करेंगे तो डेफिनेटली सब्सिडी को ऐड किया जाएगा। इनमें से कौन सी मेथड एक्सटेंसिवली यूज की जाती है इंडिया में, तो ये आउटपुट एंड इनकम। अच्छा, आउटपुट एंड इनकम USA यूके में है, इनकम बहुत पॉपुलर है, और एक्सपेंडिचर मेथड रेयरली यूज हो जाएगी। इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है, इंडिया में आउटपुट और इनकम क्वेश्चन आ सकता है ना। इनकम मेथड क्या बोलती है, कितने रुपए आप पैसे कमा रहे हैं, इसे हम फैक्टर कॉस्ट मेथड, फैक्टर इनकम मेथड भी बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट मेथड, कितने रुपए पैसा कमा रहे हैं सर, इसमें जो हमारे सिटीजन हैं एक पर्टिकुलर ईयर में जितना भी पैसा कमाएंगे उसका हम ऐड कर देंगे, और जो भी किस रूप में कमा रहे हैं, बाई क्रू टू ऑल फैक्टर, लैंड के रूप में, लेबर के रूप में, लैंड लेबर से कमा रहे हैं, कैपिटल से कमा रहे हैं, किस रूप में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट के रूप में, उसको ऐड कर दिया जाएगा। एक्रू मतलब रिसीव हुई है या होने वाली है, बट जो इनकम आपको रिसीव्ड हुई है, अरे यार कमॉन बड़ी, कमॉन कमॉन, ऐसा मत भाई, आज के दिन के तेरे को मिला के जो इनकम, मेरे पे ध्यान दो, मेरे पे ध्यान दो, इनकम को और रिसीव हुई है उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इनकम रिसीव्ड हुई है उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जो कमाया है उसे इंक्लूड किया जाएगा। तो जो डेटा है किससे रिलेटेड, बहुत सोर्सेस से रिलेटेड, उसमें भी कोई डिफिकल्टी है। जैसे इनकम टैक्स रेट, यहाँ से हमको डेटा मिल जाता है कितना लोगों ने कमाया, रिपोर्ट फाइल करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट फाइल करते हैं, ये हमारा डेटा है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। GNP जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो एक्चुअल नेशनल इनकम है हमारी, वो कैसे मिलती है, कैसे ट्रीट की जाती है। जो फैक्टर इनकम है वो तो ऐड हो ही गई, तो फैक्टर इनकम में क्या आया, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की, किसके द्वारा, रिसोर्स ओनर के द्वारा, लैंड, लेबर, कैपिटल के द्वारा। कहाँ रिफ्लेक्ट होगी वो, प्रोडक्शन एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट होगी। क्या बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। हमने किस रूप में पैसे
कमाया सर जी। नेशनल इनकम का मतलब लेबर, लैंड, रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल एंड मिक्स इनकम मतलब जो ऐसा पैसा जो हम कंफ्यूज हो रहे हैं किसको हम काय में डाले, रेंट पे डाले, वेजेस डाले, इंटरेस्ट डाले, प्रॉफिट में कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, इसलिए हम उसको मिक्स इनकम बोलते हैं। बट आपने कमाया तो है, जैसे कि रेंटल इनकम, आपने घर में नीचे किराया दे दिया, घर पे ऊपर दुकान खोली, नीचे घर बना दिया, तो ऊपर दुकान किराए पे दे दी, दैट इज मिक्स्ड इनकम। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कहाँ डाले। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम NIFA, ये हो गया आपका नेशनल इनकम का फॉर्मूला। अब इसमें कौन कौन सी इनकम नहीं आएगी, कितना ईजी है यार, जो पैसा नहीं कमाया वो नहीं आएगा, जो मिला है। अनपेड सर्विसेज, लव एंड अफेक्शन में तो वो भी नहीं आएंगी। सेकंड हैंड गुड्स की इनकम नहीं आएगी। देखो ना, याद रखो ना, शेयर और बॉन्ड के बेचेंगे वो नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, और वो रियल नेशनल इनकम में कुछ ऐड नहीं करता, प्रोडक्शन एक्टिविटी में ऐड नहीं करता, वो ऑलरेडी एडेड है। वो रेवेन्यू जो सरकार को मिल रहा है किसके द्वारा, टैक्स के द्वारा, वो सिर्फ उनकी ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि हमने पे किया और उनको मिल गया, उन्होंने कुछ कमाया नहीं है। हाँ, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो इंक्लूड होंगे, क्योंकि वो रिटेन अर्निंग है, प्रॉफिट में से अलग करके रखा है, तो वो इंक्लूड किए जाएंगे, है ना। सरकार की प्रॉपर्टी के द्वारा जो पैसा कमाया जाता है, जो प्रॉफिट्स कमाए जाते हैं वाटर सप्लाई में, ये इंक्लूड किए जाएंगे, ये इंक्लूड किया जाएगा। और जो वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड थी सेल्फ कंजम्पशन, लेकिन इंक्लूडेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो भी क्या रहेगी बोलो, ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगी। जो रेंट ओनर है उसका भी वैल्यू, मिक्स इनकम बताया ना मैंने, रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस, ऐसे घर जो नीचे रह रहा है ऊपर किराए पे डाल रहा है, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। हाँ भूलो मत भाई। ये एक और मेथड है, आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड किसकी बात करता है कि भाई नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा प्रोडक्शन साइड से, इन्वेंट्री साइड से, कितना माल बना है, कितना माल बना है, कितना माल बना है, ठीक है। ये माल किस किस ने बनाया है, किस किस ने, किस किस सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है, एग्रीकल्चर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, माइनिंग ने, मैन्युफैक्चरिंग ने, कॉमर्स ने, ट्रांसपोर्टेशन ने, कम्युनिकेशन ने, ठीक है। जो गुड्स है वो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी आउटपुट मेथड से, तो क्या लिखा जाएगा, वैल्यूइंग by adding the all value of final goods and services during a year at market price, at market price। कैसे ऐड किया जाएगा, जैसे जैसे स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होगा, ऐड कर दिया जाएगा, जब तक वो क्या ना बन जाए, फाइनल गुड्स, क्या ना बन जाए, फाइनल गुड्स। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एक गुड्स है जो एक जगह से निकलेगा, जब तक फाइनल गुड्स ना बन जाए उसकी हम वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जब हम फाइनल गुड्स की वैल्यू निकालेंगे उसमें ये ऑलरेडी वैल्यू इंक्लूड रहेगी। तो इसमें दो अप्रोच पढ़ेंगे हम लोग, एक फाइनल गुड्स अप्रोच। फाइनल गुड्स अप्रोच क्या बोलता है, तभी वैल्यू कैलकुलेट करना जब क्या हो, गुड्स फाइनल कंजम्पशन के लिए आ जाए, ठीक है। वो बहुत सारे सेक्टर से होते हुए आता है ना, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री में जाता है, फिर सर्विस में जाता है, फिर कंज्यूमर के पास आता है। तो जितने भी इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन है, जो भी खर्चे किए गए उस गुड्स को बनाने के लिए, पहुंचाने के लिए, उसको क्या करना है, इग्नोर करना है ना। उस प्रोसेस में जो भी खर्चे किए गए उसे इग्नोर करना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बोलने की जरूरत नहीं है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के खर्चों को इग्नोर करना है। प्राइस ऑफ ब्रेड में इंक्लूड रहेगा, जैसे कॉस्ट ऑफ व्हीट, कॉस्ट ऑफ मेकिंग फ्लोर, ये सब इंक्लूड रहेगा, तो इसको अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर इसकी सेपरेट अकाउंटिंग करोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी, ये करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू एडेड अप्रोच, वैल्यू कैसे ऐड हुआ जल्दी बताइए सर। वैल्यू ऐड हुआ ना, इनपुट और फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड हुई कि नहीं हुई, इसी को हम वैल्यू ऐड बोलते हैं। जितने इनपुट लगे उसको बनाने में सबने हमने ऐड कर लिया, फिर उससे जो पैसा कमाया गया, कमाया कि नहीं भाई, एग्रीकल्चर वाले ने पैसे कमाया, लेबर, लैंड, इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, सबको भी इंक्लूड करेंगे, उससे नेशनल इनकम आएगी, बोलेगा ना। जितने भी वैल्यू एडिशन हुई है डिफरेंट स्टेजेस में, सबको इंक्लूड किया जाएगा, कब तक, जब तक वो फाइनल गुड्स ना हो जाए, कंज्यूमर के हाथ में ना पहुंच जाए। उसमें सबने पैसे कमाए ना, सबने पैसे कमाए, तो उसे GNP कहा जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है। यहाँ पर बात हुई प्रोडक्शन की, तो कौन से गुड्स नहीं आएंगे, यहाँ से डबल काउंटिंग, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, वो ऑलरेडी एडेड है, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। जो गुड्स आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख रहे हो उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है, और उसको अलग से इंक्लूड नहीं किया जा सकता, मतलब अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसकी वैल्यू। इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको माइनस किया जाएगा, और सब्सिडीज को ऐड किया जाएगा सरकार के द्वारा जो दी जा रही है ना। जो प्रोडक्शन के लिए सब्सिडीज दी जा रही है सरकार के द्वारा, वो आपको ऐड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। टैक्स क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका खर्चा है, वो सरकार की इनकम है, उसको माइनस करो, वो आउटपुट को गलत तरीके से शो करेगा। जो प्राइस लेवल है, मतलब 2020 का प्राइस है, 2023 का प्राइस, तो प्राइस लेवल को सही तरीके से काउंट करो, क्योंकि वो अपन यहाँ पढ़ते थे बेस ईयर, करंट ईयर, आपको कंपैरिजन सही तरीके से करने पड़ेंगे, जो प्राइस लेवल में चेंजेस आए। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इंपोर्ट को माइनस करेंगे। इंपोर्ट खर्चा है ना, ऐड, जो एक्सपोर्ट है वो हमारी इनकम है। जो डेप्रिसिएशन है कैपिटल एसेट्स में, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगता है, उसे डिडक्ट किया जाएगा, डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है। क्लियर है। और सेकंड हैंड गुड्स तो आपको तीनों में आ गया, सेकंड हैंड तीनों में आ गया। ट्रांसफर इनकम इसमें नहीं आई है, बट बाकी दो में आई है, उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो ऑलरेडी एडेड हो चुका है, ऑलरेडी एडेड हो चुका है। अंडर डेवलप्ड कंट्री में यूज किया जाता है, लेस रिलायबल है, क्या लिखा है, इट इज लेस रिलायबल बिकॉज मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा है। एग्रीकल्चर में इसे यूज किया जा सकता है, ओके, बट नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स, कम्युनिकेशन में यूज नहीं किया जाएगा। चलो ठीक है, मेथड पूछ सकती हैं।
प्रिकॉशन बोले ना बोले लिख के आना। जीएनपी इंडिया के जो लोगों के द्वारा बनाए हुए गुड्स, देश के अंदर देश के बाहर, है ना, करंट प्राइस पर एनुअली, करंट प्राइस पर एनुअली। जीएनपी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट और रिसिप्ट माइनस पेमेंट है, एनआईएफए। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनएनपीएफसी, सॉरी एनएनपी आ जाएगा, एनपी योर एक्चुअल नेशनल इनकम। ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। जीडीपी आपकी लोकल इनकम की बात हो रही है, जो देश के अंदर गुड्स बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ डोमेस्टिक आ गया 1 ईयर, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम है बट डोमेस्टिक आ गया। ये इसको डिवाइड जरूर होता है, प्राइवेट कंजम्पशन ए प्लस बी होता है, ये इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। इसमें से जी में से हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी। ये फॉर्मूला ना भूलें। क्लियर है? तो यार मैंने मैक्सिमम चीज़ें तो कवर कर दी, तुम लोग कंफ्यूज मत होना। आइडेंटिफाई कंसेप्ट में ये तो में आया, कहीं भी आप पूरे पॉइंट लिखो, पूरे पॉइंट लिखो, फंक्शंस डेफिनेशंस पूरी डालने का, ऑब्लिगेटरी ऑप्शनल फंक्शन पूरा लिखो। इंट्रोडक्शन पब्लिक फाइनेंस में ये वाला पैराग्राफ कंपलसरी लिखना है, ये वाला पैराग्राफ कंपलसरी लिखना है, ये वर्ड्स कंपलसरी लिखने हैं। पब्लिक का मतलब कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, है ना। फाइनेंस मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पब्लिक फाइनेंस मतलब किस तरीके से हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर निकालेंगे, सरकार के द्वारा निकाला जाएगा, लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। डेफिनेशन कंपलसरी लिखना है। 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स 3 तरीके से लगाया जाता है, परसेंटेज बेसिस पे, मोर ऑन द रिच, लेस ऑन द पुअर, मोर ऑन द पुअर, लेस ऑन द रिच। इनडायरेक्ट टैक्स जो है जिस पे लगेगा उसको वो नहीं देगा, वो ट्रांसफर कर देगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरर पे लगेगा, रिटेलर पे लगेगा और कंज्यूमर से लेगा। डायरेक्ट टैक्स जिस पर लगेगा उसी को देना पड़ेगा, है ना। ये आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर है, भूलना नहीं है। रोजमर्रा के खर्चे, लंबे लंबे खर्चे, ठीक है, डेवलपमेंटल खर्चे और बाढ़ भूकंप वाले खर्चे, डिफेंस वाले खर्चे। नॉन डेवलपमेंटल कैपिटल मतलब बड़े बड़े डैम बनाने पे, हाईवे बनाने पे। रेवेन्यू मतलब रोजमर्रा के खर्चे, सैलरी देना स्टाफ को, ये सब। टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर प्लांट, डेवलपमेंटल खर्चे। नॉन टैक्स रेवेन्यू पढ़ा चुका हूँ, हजारों बार पढ़ा चुका हूँ, जबरदस्त है ये, कंफ्यूज मत होना। स्पेशल एडिशनल एडिक्टेड गुड्स, हैबिचुअल गुड्स, ऐसे गुड्स जो लोग हाईली कंज्यूम करते हैं, जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जिनको स्पेशल फैसिलिटी दी जा रही है, स्पेशल फैसिलिटी दी जा रही है। ओके, इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, बोलने की जरूरत नहीं है। बजट 3 प्रकार के होते हैं, कंफ्यूज मत होना। इस पर क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्या पूछेगा, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, तो ये भूलना मत। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, ये तीनों एक्सप्लेन कर देने का अच्छे से। बजट का थोड़ा समझा देता हूँ तुम लोगों को। टैक्स के बारे में अगर पूछा, ये देखो ये है टैक्स के बारे में अगर पूछा, इसमें एग्जांपल्स बहुत है। एग्जांपल टैक्स में डेफिनेशन लिखने का, टैक्स फीचर्स भी डालने का। क्या है ये, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, देना ही है सालों, हर सिटीजन को देना है, लीगली बाउंड है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू सरकार का, टैक्स पेयर को देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको वो नहीं मिलेगा, लाइक जो खर्चा कर रहा है जरूरी नहीं उसी को क्यों करो, जो बोलेगा मैं टैक्स दे रहा हूँ मुझे को फायदा मिले, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कंसिडरेशन नहीं मिलेगा आपको। सरकार खर्चे बियर करती है इससे। ओके, इनकम, प्रॉपर्टी, गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने खर्चा किया तो मुझे दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पे आपको डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट पढ़ा चुका हूँ। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जहाँ गवर्नमेंट एडजस्ट करती है अपने स्पेंडिंग लेवल को और टैक्स रेट्स को, ध्यान देना, स्पेंडिंग लेवल और टैक्स रेट्स। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट में डील करता है फिस्कल पॉलिसी। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किसकी बात करता है, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेट पॉलिसी की बात करता है ना। गवर्नमेंट बजट्स की बात करता है। मैं आपको गवर्नमेंट बजट पढ़ा चुका हूँ, बट ये उसका कंसेप्ट है, ये उसका कंसेप्ट है। टाइप्स तो क्या है, टाइप्स उधर है। बजट मतलब क्या सर, बॉकेट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक वैलिड एक बैग जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। किस रूप में होते हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। कब लाया जाता है बजट, पता है आपको, आर्टिकल 12 बोलता है, 112 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रोविजन फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। 7 बजट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 7 बजट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, भूलना नहीं है। ये एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर शो करता है, ये वर्ड बोलना मत, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड सरकार का। रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू बांटा गया है। 2 रेवेन्यू आते हैं ना, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल बजट, बड़े बड़े खर्चे, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, है ना। कहाँ से आ रहा है कैपिटल रिसिप्ट अपने को, सरकार जब पैसे लेती है पब्लिक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, शेयर्स बेचकर, पब्लिक सेक्टर के शेयर्स बेचकर, लोन लेती है फॉरेन गवर्नमेंट से, स्टेट डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स। फटाफट आते जाओ, टाइप्स ऑफ बजट क्या होता है। बैलेंस बजट आज के दौर में पॉसिबल नहीं है, जहाँ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिसिप्ट इक्वल होता है। ये इन भाई साहब के द्वारा फॉलो किया गया था, इसका ये बेस्ट बजट माना गया है, बट आज के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं है। सरप्लस बजट, जहाँ पर खर्चे का रेवेन्यू ज़्यादा, कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पर इन्फ्लेशन होता है और प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वहाँ पर ये बजट पॉसिबल है। तो सरकार क्या करती है, जल्दी बोलो, प्राइसेस को कम करने के लिए
इफेक्टिव डिमांड को, इफेक्टिव डिमांड मतलब क्या होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, उसको बराबर लाने के लिए सरकार टैक्स को बढ़ाएगी। टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, उससे परचेसिंग पावर रिड्यूस होगा। ये सब वर्ड लिखना, एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी और प्राइस स्टेबल होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। अभी यूज नहीं किया जाता है, इन्फ्लेशन में यूज किया जाएगा। डेफिसिट में खर्चे ज़्यादा, इनकम कम, रिसेशन के टाइम पे यूज किया जाएगा, जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लो लेवल पे है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी, उधारी ले लेके खर्चे करेगी। मतलब डेफिसिट फाइनेंस का मतलब क्या होगा, रेवेन्यू कम, एक्सपेंडिचर ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इफेक्टिव डिमांड पे एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी, लाइक एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी सप्लाई के मुकाबले, इन्वेस्टमेंट्स होंगे। ये बजट नॉर्मली यूज किया जाता है। ये सब वर्ड्स याद रखो। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या? एग्री डिसएग्री तो तुम लोग करोगे, इसमें पूरे फंक्शंस एक्सप्लेन करना। इसमें आपका मेजर सोर्स, हाँ जी मेजर सोर्स तो है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, मगर इसका वो बोल रहा है कि वो आपसे ये सवाल पूछ रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि फाइन्स एंड पेनल्टीज आर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, है ना, बड़ा क्लियर सवाल पूछा ना उसने आपसे कि मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है क्या वो आपका। अब आपको बोलते आना चाहिए कि मेजर सोर्स है या नहीं है, बताओ। क्या इन दोनों से ही पूरा पैसा आ रहा है? नहीं सर, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज है मेरे पास में, है ना, पब्लिक रेवेन्यू के, जिसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू दोनों आएगा, तो दोनों एक्सप्लेन करना है। ये डिसएग्री है। तीसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये वो है, डिसएग्री है भी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो इलेक्शंस होंगे, खर्चे बढ़ेंगे आपके, तो उसमें पूरे रीजंस लिख देना और इसमें पूरा डिफरेंस बिटवीन उतार देना। और ये क्वेश्चंस आएंगे ना, इनको ध्यान से करना। अब आरबीआई अच्छे से पढ़ो, बहुत चांस है कि आपको इस पर लॉन्ग आंसर आ सकता है, शॉर्ट आंसर भी आ सकता है। ओके, भूलना नहीं है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं बोलने का रे। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज होता है, एक अनऑर्गेनाइज होता है। ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, व्हाट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। ये सब कंपलसरी पॉइंट है करेंसी के, ये कंपलसरी पॉइंट है मिनिमम रिजर्व सिस्टम वाला। बैंकर टू द गवर्नमेंट, कस्टोडियन, बाहर से पैसा जो आएगा वो कलेक्ट किया जाएगा, मेंबर है आईएमएफ के, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट, सीआरआर, ये सब यूज किया जाता है। क्वांटिटेटिव टैक्स है, क्वालिटेटिव में क्या आ जाएगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट फिक्स करने का, रैशनिंग, मॉरल सुविजन्स, अपील करता है कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई, प्लीज फॉलो करो पॉलिसीज को, कमर्शियल बैंक्स आ जाओ। भूलने का नहीं, कमर्शियल बैंक का काम क्या है, तो आप लिखें कमर्शियल बैंक के बारे में। फिर इसका ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं फंक्शंस। क्रेडिट क्रिएशन पे क्वेश्चन आया तो सालों भूलने का नहीं है। जब सरकार के पास प्राइमरी डिपॉजिट आता है, किस रूप में, टाइम एंड डिपॉजिट के रूप में, सरकार उसमें से कुछ पैसा, सरकार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट अपने से, बैंक अपने उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखती है और कुछ पैसे का क्या कर देगी, बैलेंस का क्या कर देगी, लोन दे देगी। कुछ 10% अपने पास, 90% का लोन, है ना, नेट। तो जिससे आप लोन देते हो, ध्यान देना, 100 रुपये आया, 10 रुपये अपने पास रखा, 90 रुपये से लोन दिया, तो वो जो 90 रुपये बचे आपके पास पैसा अलग करने के बाद लोन के लिए, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, डेरिवेटिव डिपॉजिट, जिससे हम लोन क्रिएट करते हैं। ये पूरा एग्जाम्पल है, भूलने का नहीं है, पूरा एग्जाम्पल है, भूलने का नहीं है। ये पूरा एग्जाम्पल लिख के आना है आपको। ओके, और मैं फिर से बोलूँ, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज बोलो मत। इंडिजिनियस का काम क्या है देख लो, एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशू करता है हुंडीज के जैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होता है। सर्टेन सोशल एरियाज, मनी लेंडर्स का काम क्या है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव पर्पस। अगर उसके लिए आ गया ना, ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ सकता है। चिट फंड, चिट फंड, चिट फंड, चिट फंड, चिट फंड का काम क्या है, बुरा मत। रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस, बिड्स एंड ड्रॉज होती है, भूलना मत। रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन, बिड्स एंड ड्रॉज, म्यूचुअली एग्रीड बाय मेंबर्स, एक चूजन मेंबर को दे देते हैं। चिट फंड, चिट फंड भूलना मत। निधि भी एक प्रकार का म्यूचुअल बेनिफिट है ये, जिसमें मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, सेविंग के हैबिट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। लोन्स क्या होते हैं, रीजनेबल रेट पर लोन दिए जाएंगे मेंबर को। और लोन कंपनीज भी यही होंगी जो लोन देंगी किसको, जल्दी बताओ, ट्रेडर्स को, स्मॉल ट्रेडर्स को, इंडस्ट्री को, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को, और हाई इंटरेस्ट चार्ज। भूलना मत, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं अपने को। चलो ठीक है, करो रूल्स एंड ऑल दैट, प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। कंफ्यूज मत होना बस, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट्स। लास्ट है ये, बता लेता हूँ, लास्ट है ये, लास्ट है। पहला क्वेश्चन क्या होगा सोचो,
पहला क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है? रघु का जो फादर है वो रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा है काय में, शेयर्स और स्टॉक एंड बॉन्ड्स में। तो इसके दो तीन आंसर हो सकते हैं, तो शेयर मार्केट भी हो सकता है, एक फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है जो शुरू में दिया हुआ है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। ओके, या कैपिटल मार्केट भी हो सकता है, कैपिटल मार्केट। मंथली कंट्रीब्यूशन करनी है। अच्छा, चूजन मेंबर, ये चिट फंड है, इसका आंसर चिट फंड है, इसका आंसर चिट फंड है। फिक्स डिपॉजिट, हाँ इसका आंसर फिक्स। और लास्ट क्या, डीमेट, एंशिलरी फंक्शन, एंशिलरी फंक्शंस। ध्यान देना बेटा, इसमें से डिफरेंट पटक दे उठा के, घर में पढ़ लेना, इसमें डिफरेंट पटक देगा उठा के। ठीक है, चलो क्लियर, ओके डन। चलो बाय। कुछ रिफॉर्म्स प्रॉब्लम्स पढ़ने के कैपिटल मनी मार्केट के, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मार्केट साथ में।